नाज़रीन, रुपया पैसा में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं अली नासिर। अब मसला बड़ा संजीदा और संगीन नोयत का है और वो जनाबे वाला ये है कि हमारे मुल्क के अंदर डॉलर की कदर के अंदर बतदरीज इजाफा देखने में आ रहा है, चाहे वो ओपन मार्केट रेट हो या सरकारी रेट हो या फिर कोई मिला जुला रेट हो। अब इस सूरत हाल के अंदर हमें करना क्या है? अब वी कैन ओनली बी पैसिव साइलेंट बायस्टैंडर्स, यानी हम कुछ करने लायक रहे ही नहीं। इतने सालों शोर मचाता रहा, समझाता रहा, सलूशन बताता रहा कि सलूशन क्या है, लेकिन मेरी एक ना मानी, अपनी चलाई और बर्बादी के रास्ते पर गामजन रहे। आज रुल गए, रुड़ गए, तबाही के दहाने तक पहुंच गए, बर्बादी के नज़दीक पहुंच गए, तो कहते हैं सलूशन तो बताएं। अब सलूशन का वक्त नहीं है, अब सिर्फ खामोशी से तमाशा देखना है और ये देखना है कि डॉलर बढ़ते बढ़ते किस रेट पर जाकर रुकेगा। कि जी पॉलिसी बनाई जाए, किसी तरह इंपोर्ट बढ़ा दी जाए, माजरत इंपोर्ट कम कर दी जाए, एक्सपोर्ट बढ़ा दी जाए। वो तो हकीकत बता रहा था। हकीकत तो ये है कि इंपोर्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गई, एक्सपोर्ट कम हो गई, लेकिन ख्वाहिश ये थी कि एक्सपोर्ट बढ़ा दी जाए, इंपोर्ट कम कर दी जाए। ये मुमकिन ही नहीं। जो भी आपको कहता है फजूल बात कहता है। उसकी वजह यह है कि आपको ज़रूरत है अपना मुल्क चलाने के लिए तेल की, गैस की। जब इन दोनों चीज़ों की आपको तलब होगी तो आपके मुल्क में तो है नहीं, दूसरों से मंगवा के खानी पड़ेगी, खरीदनी पड़ेगी। इन अदर वर्ड्स, जब आपको दूसरे ममालिक से तेल और गैस मंगवाना पड़ेगा तो डॉलर चाहिए और डॉलर आपके पास कम है, कीमत बढ़ेगी। बातें लंबी लंबी करवा लो, लेकिन अमल करने के लिए कुछ है ही नहीं। अच्छा, मामला आगे लेकर चलो, ये तो घिसी पिटी बात। इसके बाद खाने पीने का तेल, ये जिसे आप अपने पास वनस्पति घी कहते हो, ये वनस्पति घी दरअसल है क्या? ये भाईजान घी है ही नहीं। ये आपका वही वेजिटेबल ऑयल है, यानी प्लांट बेस्ड ऑयल है, वही पाम ऑयल, उसके अंदर आमेजिश करके उसको गाढ़ा करके घी बनाने की कोशिश करते हैं और उसको पेश करके कहते हैं वनस्पति घी। वो गाढ़ा गाढ़ा घी जो आप देखते हैं ये प्लांट बेस्ड है और ये भी सारा का सारा क्या इंपोर्ट करना पड़ रहा है, क्योंकि आपके मुल्क में है ही नहीं। बातें बड़ी बड़ी, अमल कुछ नहीं। बातें बड़ी बड़ी, अमल कुछ नहीं। यानी मादनी और खुर्दनी तेल, उसकी हमें तलब। अब हमें ज्वाइन कर रहे हैं जनाब मलिक बोस्तान साहब, जो इस शोबा ज़र मुबादला के माहिर भी हैं और इसी के कारोबार से वाबस्ता भी हैं। वेलकम करता हूं सर आपको शो। जी थैंक यू सर, थैंक यू। मलिक बोस्तान साहब, अब बात कुछ ऐसी है कि ख़बरें गर्दिश में आई हैं कि अब आप लोग फ्री मार्केट रजीम की तरफ जा रहे हैं जहां तक फॉरेक्स मार्केट का ताल्लुक है, और ओपन मार्केट के रेट भी जो हैं वो भी अब मार्केट फोर्सेस तय करेंगी। थोड़ा वजाहत से पहले तो ये समझाइए, क्योंकि आवाम थोड़ी सी बेचैन और परेशान है कि ये क्या नया निज़ाम आप ला रहे हैं? मैंने निज़ाम नया नहीं है, पुराना ही है। और डिमांड सप्लाई और ओपन मार्केट का, फ्री मार्केट पाकिस्तान है। जब इकानमी की है तो मतलब फ्री का मतलब भी है कि आप फ्री हैंड दे और रेगुलेट करें और गुड बनते हैं और ऊपर डंडा दे के ना बैठे। और ये जो कैप लगाया था हम लोगों ने खुद ही वॉलंटरी लगाया था कि डॉलर का रेट क्या रुक जाए। आपको याद होगा 3 महीने पहले डॉलर यही 250 को टच किया था और फिर हमने कैप लगाया और 200 तक गया था। उसके बाद सैलाब के बाद जो है दोबारा बढ़ना शुरू हुआ, हमने दोबारा जब कैप लगाया तकरीबन 230 के करीब। लेकिन उसके बाद हमारा तजर्बा नाकाम रहा। जो ब्लैक मार्केट, उसकी वजह ये थी कि हमारे रिजर्व तेजी से कम हो रहे हैं और हमारे जो है डिफॉल्ट की तलवार सर पे है और IMF ने अभी प्रोग्राम को अवेल भी नहीं किया। तो ये ऐसी खबरें थी, शाम सुबह शाम तबसरे हो रहे थे पाकिस्तान किसी वक्त भी डिफॉल्ट कर दिया जाएगा। और उसके बाद हुकूमत ने जो है डॉलराइजेशन को रोकने के लिए पाबंदियां बहुत ज्यादा लगा दी और मैं समझता हूँ बेजा पाबंदियां लगाई, जिसकी वजह से लोग ब्लैक मार्केट
जाकर खरीदना शुरू कर दिया। हमारा रेट क्योंकि कम था, उनका रेट ज्यादा था, और वो 250-55 में ऑफर कर रहे थे, हम 230 में कर रहे थे। तो उसका नतीजा पूरी मार्केट वहाँ लोग सेल करने गए जहाँ में कुछ सेल ही करने नहीं आ रहा था। तो हमने इसी वजह से कल कैप हटाया था, और वो कैप हटाने की वजह से जो है डॉलर का हमने जो डॉलर को कहते हैं ना जिनको बोतल में बंद किया था, वो जो बोतल ही तोड़ने की कोशिश कर रहा था। हमने समझे कि पहले कैप हटा दो ताकि मार्केट फोर्सेस पे इसको मुकाबला किया जाए। रेट का मुकाबला हम अब रेट से ही करेंगे। जब सप्लाई हो जाएगी तो फिर उसको गिराने के भी हम काबिल हो जाएंगे। आपको सप्लाई नहीं कम गिरा सकें, तो सप्लाई को बहाल करने के लिए मार्केट का मुकाबले के लिए मुकाबले पे आए, तो इंशाल्लाह पाकिस्तानी रुपये को दोबारा आप देखेंगे जैसे पहले रुपया मजबूत होता था और डॉलर रहता था, ये तो वक्ती तौर पे बढ़ेगा जरूर, लेकिन उसके बाद गिरेगा भी जरूर। अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ मलिक बोस्तान साहब के बैंकों का रेट को ऊपर नीचे करने के मामले के ऊपर तहकीकात भी हुई, वहाँ पर हमें पता ही नहीं कि सज़ा क्या हुई। अगर जुर्माने हुए तो मुझे नहीं पता कि किस नोयत के जुर्माने होंगे, आप मुझे बता सकेंगे। लेकिन दूसरी जानिब जब फॉरेक्स डीलर्स से जो है वो इसी नोयत की कोई गलती होती है तो ब्रांचें बंद कर दी जाती हैं, लाइसेंसों पे बात आना शुरू हो जाती है। ये क्या वजह है कि बैंकों पे तो हाथ नहीं डाला गया जो बुनियादी तौर पे ही इसके कसूरवार तस्वुर किए जाते हैं, और फॉरेक्स डीलर्स के ऊपर सबसे पहले ये बात आई, और अभी आपको पता होगा कि कुछ ब्रांचों को भी काम करने से रोक दिया गया। ये क्या चक्कर, क्या है, माजरा क्या है, बैंकों की शामत क्यों नहीं आती? बैंकों के इंटरनेशनल लॉबी है और उनका जो पीछे वर्ल्ड बैंक आई है, मैं पूरी दुनिया खड़ी है। हमारी लॉबी तो पाकिस्तान ही है। पाकिस्तान आपको पता है कमजोर है, और कमजोरों पे डंडा चलता है और कुछ नहीं चलता, और वहाँ कुछ नहीं चलता, हमारे बहुत सारे गुस्से निकाले जाते हैं। तो ये कल हमारी गवर्नर डिप्टी गवर्नर से मुलाकात हुई थी और हमने उनको ये चीज भी की थी कि आपने, मैं आज तक किसी बैंक को तो मतलब नहीं किया, ना उसको सजा दी। एक्सचेंज कंपनियों ने अगर कुछ, हम नहीं कहते कि सारे के सारे फरिश्ते हैं, उसमें 1% हर जगह बैक ठीक होती है, लेकिन उसकी सजा ये नहीं कि आप पूरा कारोबार ही बंद कर दें। आप मुल्क के अमीन है, आपने रोजगार देने होंगे, रोजगार बंद करने नहीं होते, तो आप प्लेंटी लगा लिया करें और अपील का मौका दिया करें ताकि लोग अपील करें, उसके बाद सस्पेंड किए करें। और इस तरह 20-25 साल की साख को आप मिट्टी में मिला देते हैं मिनटों में। तो ये उन्होंने इसके साथ हमने ये भी बताया कि आपके ये कानून कहता है कि आप बैंकिंग चैनल से लोगों को डॉलर दें और कैश पे नहीं दें। अब जो लोग बुक कराने आते हैं तो उनका हम तो बुक कर लेते हैं, अब उनके डॉलर होल्ड होते हैं, अब दूसरे क्लाइंट को कैसे दे सकते हैं? इसके लिए आपको मैकेनिज्म बनाए और हमें उसका सुने, और हमने कई एक्सचेंज कंपनियों की ये फरियाद उनके आगे पेश की। तो उनका कहना था कि हमारे पास रिकॉर्ड मौजूद है, 3-4 क्लाइंट की हमने बुकिंग की हुई थी, पैसा भी हमारे अकाउंट में आया हुआ था। उनके डॉलर जो हमने रखे हुए थे तो वो हम सेल नहीं करते, वही हमने कहा कि ये स्टॉक हमारा जो हम सेल नहीं करते, बाकी आएगा तो आपको दे देंगे। तो उसी पे भी उन्होंने एक्शन ले लिया। अब कह रहे हैं हम इसको रिव्यू करेंगे और अंदर किस तरह का कोई वाकया पेश नहीं होगा। अच्छा, लेकिन मुझे ये बताइएगा मुस्तकबिल के अंदर मलिक बोस्तान साहब आप क्या देखते हैं, क्योंकि ऐसा महसूस हो रहा है कि अब वो 200 वाली बात जो है वो तो अब माजी में गई, क्योंकि हालात आपको पता है यकसर तब्दील हो गए। आपने पिछली मरतबा भी प्रोग्राम में बताया था कि सैलाब आ जाने के बाद यकसर चीज़ें तब्दील हो गई। तो अब नया रेट क्या होगा, कम से कम कुछ अंदाज़ा तो बताएं, क्योंकि पहले भी आपके काफ़ी दफ़ा अंदाजे ठीक भी निकले हैं, आपने तखमीने लगाए हैं, कहाँ पर पहुँचेगा रेट? अब नया रेट तो नए कमिटमेंट के बाद ही होगा कि IMF की कमिटमेंट अनर होती है कि नहीं होती, आया जो दोस्त मामले ने वादे किए वो वफा होते हैं कि नहीं होते। उस वक्त तक कोई बेयकीनी की कैफियत है, तो सियासी भी आदमी इस्तेकाम है, इस तौर पर भी सियासी जमातें सारी तो बस लड़ाई कर रही है, रहनुमाई नहीं कर रहे। तो उन्होंने कहा सियासी इस्तेकाम नहीं होगा तो कौन आपको पैसे देगा, किसको देगा पैसे? उधर इमरान खान साहब को अल्लाह ने एक बड़ी इज्जत दी थी, बड़ा वकार दिया था। वो जब से इक़्तिदार से गए उसके बाद उन्हें चैन नहीं है, रोज कभी एक असम्बली तोड़ते हैं, कभी करोड़ों पे आ जाते हैं, कभी धरना दे देते हैं। अल्लाह के बंदे, आप बैठ के यही चीजें अगर आप असम्बली में बनाते तो आप बड़े वकार के साथ चीजें आपकी मानी जा रही है। आप गलियों में रोडों में बनवाएंगे तो कौन मानेगा? रोड वाले बंदे की फिर रोड वाली हैसियत हो जाती है। तो मैं समझता हूँ उनको अभी भी वक्त है, लोग की खातर अब तमाम सलाह बुलाएं, तमाम जमातें बैठ के चार्टर का कान भी करें। मुल्क को है तो सारी आपकी रियासत होगी, सियासत होगी। जब सियासत ही नहीं रहेगी तो आप रियासत ही नहीं रहेगी तो सियासत कहाँ से करेंगे आपको? अच्छा, एक हकीकत है जो मलिक बोस्तान साहब आप हमेशा उसको हमें याद कराते रहते हैं। बात कुछ ऐसी है कि हमारी इंपोर्ट बहुत ज़्यादा और एक्सपोर्ट कम है।
अब हम इंपोर्ट कम करने के मुतालिक आपके ज्वाइन करने से पहले मैं यही कह रहा था कि बड़े जो हमारे चंक्स हैं इंपोर्ट के, वो तो ये खुर्दनी और मादनी तेल है, इसको हम कम कर ही नहीं सकते क्योंकि एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, बिजली भी चाहिए, गैस भी चाहिए, तवानाई पैदा करने के लिए भी चाहिए, फिर खाने का तेल भी चाहिए। तो यही जो है ये मेरे ख्याल से हमारे एक्सपोर्ट फिगर के नज़दीक आ जाता है। बाकी तो सारा कुछ जो है वो इसके ऊपर एक बोझ है। तो आप मुझे ये बताएं कि एक्सपोर्ट्स हम बूस्ट कर नहीं सकते, इंपोर्ट्स हमारी कम हो नहीं सकती, तो डॉलर की कदर वक्त के साथ साथ तो बढ़ेगी ना, और वो हमें रेट की शक्ल में दिखाई भी दे रहा है। क्या कहते हैं आप? नहीं, बिल्कुल से हम फर्ज की हमारी इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है, हमारी एक्सपोर्ट $100 है और इंपोर्ट हमारी $300 है। $200 का गैप कैसे पूरा होगा? वैल्यू एडेड नहीं होंगे, ज़राअत को आप तरक्की नहीं देते, आप सारी इंपोर्ट पे पूरी इकानमी को, पूरी मैशत को डेवलप कर दिया। तो अब इसको तो टाइम लगेगा, लेकिन फिर भी अभी भी वक्त है। हम अपने एनर्जी बिल को कम करें और इसमें राशनिंग करते हैं, पेट्रोल में $3 अरब हमारे ये बिल है, हम इसको रोक सकते हैं। इस तरह बेजा जो ये शादियाँ हैं इनमें मेरे ख्याल पाबंदियाँ लगा दें, जितनी भी मैरिज आ रहा है और जितनी भी शादियाँ पहले एक जमाने में 50 से ज्यादा चीजें तो ये जाया करते हैं। इस तरह अफगानिस्तान की पॉलिसी को हमें रिव्यू करना होगा। जैसे कि मैंने पहले भी कहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि इस वक्त जब से हुकूमत ने 200 से 400% ड्यूटियां लगाई हैं, हमारे इम्पोर्टर ने अफगान ट्रेड के जरिए माल मंगाना शुरू कर दिया, फ्री होता है और हमारे $2 अरब वहाँ आर्मी में चले जाते हैं। तो इसको भी रोकने की जरूरत है और अफगान तालिबान से बात करने की जरूरत है कि उन्हें जो उनकी लिस्ट है उसके मुताबिक इम्पोर्ट करने दें, बाकी सारी चीज़ों को यहाँ बैन कर दें। हाँ, नुक्ता तो ये आपका बड़ा अहम है, लेकिन इसके ऊपर अब एक्शन किस तरह से लिया जाए, क्योंकि हुकूमत की कोई बॉडी अब इसके ऊपर तरतीब देनी चाहिए जो इस मामले को हैंडल करने के ऊपर कोई मीटिंग करे। आपको पता है एक फ़र्द वाहिद तो किसी भी इदारे के अंदर बैठकर डॉलर का रेट का तयन नहीं कर सकता। मेरे ख्याल से कोई कमेटी हो, कम अज़ कम वो तय ना करे लेकिन मॉनिटर करे, ऐसा मुमकिन है? आप लोगों के साथ बैठ के, ई कैप वालों के साथ बैठ के, आपके साथ फॉरेक्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के साथ बैठ के, क्या कहते हैं आप? देखो, हमारी कमेटी खुद एक कमेटी बैठी, हमने कैब लगा के देख लिया, लेकिन उसके नुकसानदेह हुआ। ब्लैक मार्केट वजूद में आ गई, हमारी $1 अरब की वर्कर बिजनेस कम होगी, हमारी एक्सपोर्ट $1 अरब की कम होगी, वो हवाला ऑपरेटर वहीं से 30 रुपए महंगा खरीदे। अगर हम पॉलिसी नहीं बदलेंगे तो ये आज 250 करेंगे तो वो 280 कर देंगे। मेन चीज है तो पॉलिसी, जड़ को आप नहीं पकड़ेंगे तो आप ऊपर काटते रहेंगे तो कोई फायदा नहीं है। जड़ को काटे, और जड़ इसकी यही अफगान ट्रांजेंट है। और अफगानिस्तान के जो $3 अरब 8 महीने आते थे जब अमेरिका भेजता था, अब वो $8 आना उनके बंद हुए और उसमें से हम भी फायदा उठाते थे। लेकिन अब वो $3 अरब हमारी मार्केट से जा रहे हैं। उन्होंने तो ज़ाहिर जरूरत है जिनकी पूरी करनी है, उनके पास डॉलर तो है ही नहीं, कहाँ से लाई बता रहे। तो यही चीजें हम इसका बार्टर ट्रेड कर लें, उनसे इतनी चीजें मादनियात ले लें, माल के बदले माल कर लें, डॉलर के बदले कुछ कर, तो फिर भी हम इसी चीज से निकल सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर मलिक बोस्तान साहब, बड़ा अहम नुक्ता ये भी है कि मशरिक़ वस्ता के ममालिक, बिलखुसूस सऊदी अरेबिया, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर और दीगर ममालिक हमारी मदद करने को तैयार हैं। उनका कहना ये है कि हम मक्का मदीना की सरजमीन की हिफाजत के लिए वहाँ पर अपना किरदार प्ले करें, और यमन में हूथी बागी और इसके अलावा दीगर और ऐसे लोग जो कि अरब की सरजमीन को नुकसान पहुँचाना चाह रहे हैं, उनसे उनका तहफ़्फ़ुज़ करें। और इसके एवज़ वो कहते हैं कि हम आपको डॉलर भी देंगे, आपका ख्याल भी करेंगे और मुश्किल में आपका साथ भी देंगे। तो इसमें कोई ऐब या बुराई तो नहीं है? सुना है कि मामला तकरीबन तय हो गए हैं और वो पैसे अब हमें देने के लिए तैयार हैं। क्या कहते हैं आप? ये पुरानी खबरें हैं, कोई नई खबर नहीं है। जब से पाकिस्तान में जो है वो यमन की वार हुई थी और हुकूमत ने कहा कि हम असम्बली से पूछेंगे, उस वक्त के हमारे थोड़ा सा गैप आया था और उसके बाद फिर इमरान खान साहब ने कहा था कि हमें कोई नई हो पॉलिसी बनाएंगे। उसके साथ तल्कात हमारे ज्यादा खराब हुए। अब दोबारा जो है पाकिस्तान के, क्योंकि अमेरिका का और सऊदी के तल्कात भी इतने अच्छे नहीं, और पाकिस्तान को भी जरूरत है उनकी इस वक्त, और उन्होंने कुछ चीजें मुतालबे की हैं, लेकिन ज्यादातर जो उनका बड़ा मुतालबा यही है कि वो कहते हैं कि हम इन्वेस्टमेंट करने को तैयार हैं $20 अरब की, लेकिन आप जितनी भी हमें एक तो रिफाइनरी के उनके खर्चात हैं उसका शेयर ज्यादा मांग रहे हैं, और दूसरा उनका कुछ चीजें हमारी जो उन्होंने गवर्नमेंट ने उनको प्रपोज की हैं
वो कहते हैं इसका टेंडर ना करें, आप डायरेक्ट एक कमेटी बना के हमें दें तो हम 20 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट करने को तैयार है। तो ये ऐसी चीजें हैं, तो सऊदी और दुबई दोनों तैयार है। तो चाइना भी कह रहे हैं कि आप IMF से मामला तय कर लें और हमारे साथ हम भी इन्वेस्टमेंट करने को तैयार है। तो अब हुकूमत जो है कि IMF का सिग्नल मिलेगा तो सारे जितने भी 33 अरब डॉलर आने हैं ये आ जाएंगे। अब IMF का जैसे हुकूमत ने आज भी रिक्वेस्ट की है अमेरिका से कि वो अपना असर रसूख इस्तेमाल करें और ग्रीन सिग्नल हमारा ऑन करने चाहते, जो फंड आने हैं रुके पड़े हैं वो आना शुरू हो जाए। चलें नाजरीन, अब कंक्लूड करते हैं। हमारे साथ मलिक बोस्तान साहब हैं, इनके साथ यही डिस्कस करते हैं कि अब क्या सम अप किया जाए। पाकिस्तान की मईशत बड़े बुरे हाल के अंदर है मलिक बोस्तान साहब, और मैंने ये आपके तवस्सुत से तजवीज़ दी है हुकूमत को कि इस सिलसिले के अंदर एक कोई बॉडी बना लें, एक कोई कमेटी बना लें जिसमें हर मौजू के ऊपर फिर मुशावरत शुरू हो जाए। बाकायदा मशवरे से किया जाने वाले काम में बेहतरी रहती है। आप क्या महसूस करते हैं, क्या गवर्नमेंट कोई इस तरह का थिंक टैंक बना सकती है जिसमें नॉन गवर्नमेंटल लोगों को भी शामिल कर ले, ताजर सनतकारों को भी शामिल कर ले, आप लोगों को भी शामिल कर ले? क्या कहते हैं आप? हाँ, ये पूरी दुनिया में ओपन मार्केट कमेटियाँ होती हैं और उसमें बाकायदा थिंक टैंक की उनकी हैसियत होती है और वो एक अपने आइडियाज पेश करती हैं और कंट्री को उसी वजह से आइडिया से आजकल दौर ही आइडियाज का है और ऐसे आइडियाज पेश किए जाएं जिससे मुल्क तरक्की करे और रेवेन्यू बढ़े और एक्सपोर्ट बढ़े और वैल्यू एडेड बढ़े। तो ये थिंक टैंक हमारे हैं लेकिन उनमें खाली हैं, टैंक तो है लेकिन थिंक नहीं है उसमें। तो हमें ऐसे थिंक टैंक चाहिए जिनमें थिंक भी हो ना, तो एम्प्टी थिंक नहीं चाहिए। तो हमें कोई ऐसी हर शोबे के ऊपर एक थिंक टैंक होना चाहिए, कमेटी होनी चाहिए जो उसको अप्रूव करे और फिर उस पर अमल करे। हर मनमानी किसी को ताकत नहीं होनी चाहिए कि वो अब मनमाने फैसले करके मुल्क को दबाव दे। अच्छा, जैसे आप देखिए जापान में भी कुछ ऐसा सिलसिला है कि फ्री मार्केट इकोनॉमी की एडहेरेंस करता है, लेकिन अपनी करेंसी को किसी हद तक कभी मजबूत करने के लिए, कभी कमज़ोर करने के लिए भी, क्योंकि वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंट्री है, देखें वो कुछ ऐसे फैसले ले रहे होते हैं वक्तन फ़वक्तन। मैंने जो देखा है, शायद आप मुझसे ज़्यादा इस मामले पर गहराई से बात कर सकें, लेकिन वो भी आज़ाद जदीद मईशत में यकीन करते हैं, एक तिजारती मुल्क है, लेकिन वो इस तरह के फैसले बड़े सोच विचार के बात करते हैं। क्या कहते हैं आप? देखो, वो एक्सपोर्टर कंट्री है, उनकी एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा है, उनकी इम्पोर्ट ना होने के बराबर है, प्लस है हमारे उनकी एक्सपोर्ट, हमारा उल्टा हिसाब है। तो हमने रुपए को इस तरह बेयारा मददगार के भी नहीं छोड़ सकते, मार्केट के रहम करम पे उसमें कुछ ना कुछ सिस्टम को लाना होगा, लेकिन मैनेज करना होगा। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आप वैल्यू एडेड जाए, एक्सपोर्ट बढ़ाएं, एग्रीकल्चर को खुद कफील हो। अब 15 अरब डॉलर की आपकी तो आटा, चीनी और ये चीजें आ रही, और 36 अरब डॉलर के आपके क्रूड ऑयल आ रहा है, 50 अरब डॉलर तो आपको यहीं चला गया, फिर बचा के आपके पास। तो हमें रुपए को मजबूत करके अब इम्पोर्ट सस्ती करके हमें और सस्ती एक्सपोर्ट कर सकते हैं। नहीं, लेकिन आपने बड़ी अहमियत तलब बात की है। मुझे मलिक बोस्तान साहब ये बताएं, ये जो चीज़ें आपने अभी बताई, इसके माने ये हैं कि ये इंपोर्ट्स ऐसी हैं जो कि नेसेसरी इंपोर्ट्स हैं, इनको कम एकदम यकदम नहीं किया जा सकता। तो आपके ख्याल से हुकूमत को इसके बारे में सोचना नहीं चाहिए? ये जो बार बार कभी मिनी बजट, कभी इंपोर्ट को रिडक्शन के लिए पॉलिसीज मुरतब करते रहते हैं, लेकिन हमारी तो लग्जरी इंपोर्ट बहुत कम है, ज़्यादातर इंपोर्ट तो नेसेसरी इंपोर्ट है। क्या कहते हैं आप? हाँ बिल्कुल, इसमें बहुत ज्यादा वॉल्यूम बढ़ गया है, क्योंकि हमने बच्चों को जब से बस पुष्ट की है, वो बहुत बड़ा हमारा 50% GDP के था, जो टुकड़ के 15% पे आ गया। और फिर दोबारा हमें प्रमोट करना होगा और अपने 8-10% पे हम कर्जे ले रहे हैं महंगे, और अपने मोटरवे और अपने जो है सड़कें गिरवी रख रहे हैं। तो इसके बेहतर नहीं कि आप अपने किसान को इंसेंटिव दें और उनको रिबेट दें ताकि वो ज्यादा से ज्यादा पैदावार बढ़ाएं और मुल्क को खुद कफील करें। यही मुल्क हम चीजें एक्सपोर्ट करते थे, आज वही चीजें हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो हम किस तरह सर्वाइव कर सकते हैं जब अपनी एग्रीकल्चर जो कि बड़ा इजी शोब है और इसमें कोई ज्यादा टेक्नोलॉजी की भी जरूरत नहीं है, आम शोब है, इसको भी आप उठा सकते हैं और पैदावार अच्छे बीज दे के बढ़ा सकते हैं। लेकिन हम उसमें भी इतने नाकाम है कि सब्जियां तक हमारी बाहर से आ रही, आलू, टमाटर, प्याज भी बाहर से आ रहे हैं, फिर हम किस तरह सर्वाइव करें? अभी जो एस्टिमेशन आपने बताई, इसके माने ये हैं कि तकरीबन $50 बिलियन तो 2 या 3 सेक्टर्स में ही चले जाते हैं, यानी कि एनर्जी और एडिबल्स के अंदर। इसके माने ये हैं कि ये हमारी नेसेसिटीज़ में इन्हें कह लेता हूँ। जब हम अपनी नेसेसिटीज़ के ऊपर हमें कंट्रोल नहीं है, एक्सपोर्ट की हमारी कोई पॉलिसी नहीं है, तो आपके ख्याल से फिर तो हमें कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा ना। फिर दुनिया सही कह रही है ना कि हमारी बात मान लो, कुछ हमारे लिए कर दो,
तो हम तुम्हें डॉलर दे देंगे, फिर तो हमें तस्लीम करनी पड़ेंगी उनकी बातें। क्या कहते हैं आप? अब ये मीडिया में करने वाली बातें नहीं है। हमारे आपको पता है ईरान से भी हमारे ऐसे तनख्वाहते हैं और हमारे उनको भी बिगाड़ना नहीं है। तो ये हुकूमत के फैसले हुकूमत करें, उससे ओपनली हम डिस्कस नहीं कर सकते, लेकिन ये हम डिस्कस कर सकते हैं कि हमें अपने वैल्यू एडेड में एग्रीकल्चर को बढ़ाना है। और पाकिस्तान बगैर एक्सपोर्ट के और बगैर आप वैल्यू एडेड के और बगैर हाई टेक टेक्नोलॉजी और फ्रीलांसर टेक्नोलॉजी IT के और स्किल्ड लोगों से आप एक्सपोर्ट कर भी बहुत कमाया जा सकता है। पूरी दुनिया को स्किल्ड लोगों की जरूरत है। इकानमी शेयरिंग का दौर है, तो बहुत सी चीजें हैं, लेकिन हम तो बहुत पीछे हैं। हम तो अभी कदा गाड़ी पे बैठ लोग चांद गाड़ी की आगे चले गए। अच्छा, फिर ये कहते हैं कि ये जो डेफिसिट है, जो आपने जैसे बताया कि इसमें इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स के दरमियान जो एक तिजारती खसारा है, अब इसको पूरा हम रेमिटेंस से कर रहे हैं। लेकिन आपके ख्याल से अगर किसी दिन बैनुल-अक़वामी दुनिया के अंदर कोई हमसे नाराज़ हो जाता है, जैसे माजी में ये लोग हो गए थे और इन्होंने कहा हम ब्लैक लिस्ट में डाल देंगे वगैरह वगैरह, और बिलफर्ज बैंकिंग चैनल को यूज़ करके हमारी रेमिटेंस ना आ सकी, तो हमारा मुल्क तो बहुत मुश्किल में आ जाएगा। तो सर हमें प्रोग्राम अब क्या कहते हैं आप? जी बिल्कुल, देखो मैं पहले बताया ना, हमारी 3 अरब से डॉलर से कम हो के वर्कर में 2 अरब डॉलर पे आ गए, और मजीद भी इसमें कमी हो सकती है अगर हम अब भी होश के नाखुन न लिए। और हमें इस वक्त अपने लोगों को स्किल, क्योंकि हमारी 70% हमारे से नौजवान है, स्किल है, और हमें हाई IT में एक्सपर्ट करके देखो 140 अरब डॉलर कमाया है इंडिया ने IT के जरिए, फ्रीलांसर के जरिए। तो हम कहाँ, हम तो लोगों को हमारे तो बहुत पीछे हैं। हम तो हमें बहुत तो आगे बढ़ाना है। हमारा कोई अगर फ्रीलांसर भी है तो वो 150-200 डॉलर कमाने वाला है, बड़ी तरफ नहीं जा रहा, ना उसके पास इतना वॉल्यूम है, ना उसका इतना स्किल है। तो हमें स्किल करके हमें उसमें बहुत पैसे कमाए जाए। पूरी दुनिया को इस वक्त आर्टिफिशियल आगे इंटेलिजेंट का दौर आ रहा है, रोबोट का दौर आ रहा है। तो ये सारी चीजें हमें अभी से करना का, ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी में जाना होगा, तभी जाके हम मुकाबला कर सकते हैं दुनिया का। वरना ये रवायती एक्सपोर्ट से तो हम कुछ भी नहीं हासिल कर सकते। वो तो हमारी देखो 2 अरब डॉलर कुछ भी नहीं, 2 अरब डॉलर क्या है। अच्छा, यहाँ पर मलिक बोस्तान साहब एक मुख्तसर सा मसला है, मैंने कहा आपके सामने रख दूँ। पाकिस्तान से बहुत सारे लोग तरक्की याफ्ता ममालिक के अंदर इल्लीगल इमिग्रेंट्स के तौर पर गए हैं, या फिर ऐसे स्टेटस के अंदर हैं कि जहाँ पर वो बाकायदा शहरी नहीं बन सके या उनका वीज़ा नहीं लगा, जिसे हम डंकी कहते हैं, या कोई किसी न किसी तरीके से वहाँ पहुँच जाए। तो अब उन्होंने रेमिटेंस भिजवानी है, तो क्या हुकूमत को कोई ना कोई सोल्यूशन नहीं निकालना चाहिए? मैं ये तो नहीं कहता, मुझे नहीं पता हज़ारों हैं, लाखों हैं या इससे भी ज़्यादा हैं, लेकिन ये लोग जो यूरोपियाई मुल्कों में मौजूद हैं और हर महीने ये यूरो कमा भी रहे हैं, ये हुंडी हवाले के ज़रिए बैंकिंग चैनल के पास आ जाएं, लेकिन वहाँ पर बगैर शनाख्ती कार्ड वो लोग बना नहीं सकते एक बैंक अकाउंट। तो किस तरह से कोई सिस्टम बना लें ऐसा कोई? देखो वो सिस्टम उनका चल रहा है बगैर सिस्टम की। आजकल टेक्नोलॉजी के दौर है, ऑनलाइन देखो ना, वर्चुअल और डिजिटल करेंसियां आ चुकी हैं, तो अब जो लोग उसी को यूज कर रहे हैं ज्यादा। और हमारा जो है उसका ये हम कर सकते हैं कि हमारी हुकूमत सतह पे बात करके उनको रेगुलाइज कराया जा सकता है, और हमारे लोग सिर्फ अच्छे मुस्तकबिल की खातिर इतनी कुर्बानियां दे गए, और जिन जान जोखों में अपन डाल के जिस तरह वो जाते हैं, अल्लाह ही उनका निगहबान है, कितनी मुश्किलों से वो लोग वहाँ पहुँचते हैं, सिर्फ इस उम्मीद के हमारा फ्यूचर अच्छा हो जाएगा। और उनको मैं समझता हूँ अगर हुकूमत उनको सपोर्ट करे और उनको जो है उसकी हुकूमतों से बात करे, रेगुलाइज कराए, जो बहुत अच्छा है पाकिस्तान के लिए और उसके लिए। बड़ा अहम नुक्ता है यहाँ पे। बहुत शुक्रिया आपका मलिक बोस्तान साहब, आप शो पर हमारे साथ शामिल हुए। नाजरीन, हमने बहुत से मौज़ूआत के ऊपर एक साथ की, और मुझे लगता है कि आपको इस गुफ्तगू से बहुत कुछ आपने अख़ज़ किया होगा। नाजरीन, वी वेट फॉर मैसेज ऑन फेसबुक। अली नासिर, हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।